आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। Dear friends, welcome. I am Sheikh Bashir, your friend, and today I am with the topic, does it look the same? This is the topic in mathematics in class 5th. तो क्लास 5th में ये जो टॉपिक है, does it look the same, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जिस रूम में आप बैठे हो इस वक्त या किसी भी वक्त, आपके रूम ऊपर जब देखते हो आप तो वहां पे एक पंखा होता है। पंखा आपने देखा होगा। वो पंखा क्यों चलता है, किस तरीके से चलता है, आप तक कैसे हवाएं पहुंचती है, आज उस बारे में भी आपको जानकारी हम देंगे इस टॉपिक के जरिए। तो वो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यानी हम इसको सर्कल कहेंगे। अगर मैं इसको कुछ भी रोटेट करूं, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, बिल्कुल आपको आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या ये रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है रोटेट। यानी किसी भी रोटेशन पे ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा ये पहले होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कुछ पर्टिकुलर रोटेशन पे जब लेते हैं तो पर्टिकुलर रोटेशन पे लेने के बाद उनमें कोई चेंज नजर नहीं आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे विच लुक सेम आफ्टर 1/2 टर्न। 1/2 टर्न मीन्स हाफ टर्न, यानी उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे जो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको पता होगा दिस इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, यानी एक रेक्टेंगल सिंपली हम कहेंगे। अगर मैं इस रेक्टेंगल को चाहे राइट हाफ टर्न या लेफ्ट हाफ टर्न करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ये रेक्टेंगल दिखेगा जैसे इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से तो मैंने लेफ्ट टर्न की, लेकिन आपको लग रही होगी ये राइट टर्न है, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा आपके लिए ये राइट टर्न होगी। तो राइट हाफ टर्न पे बिल्कुल ये वैसी ही शेप दिख रही है जैसे ये पहली थी। इसलिए मैं खुद फिर भी ट्राई कर रहा हूं, यहां पे फिर भी एक बार कर रहा हूं, आप गौर से देख लीजिएगा। तो एक लेफ्ट हाफ टर्न पे ले रहा हूं तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा ये पहले था। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे भी तो हाफ टर्न लेने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। जैसे हमारे पास और एक शेप है, आपको ये दिख रही होगी। इसको बहुत सारे, इसको शायद छोटे बच्चे भी है, क्योंकि जो क्लास 5th के बच्चे होते हैं शायद उनको भी इस बारे में मालूम नहीं है कि इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन उनके लिए मैं कहूंगा इसको हम ओवल कहते हैं। असल में इसको हम एलिप्स, मैथमेटिक्स में हम इसको एलिप्स नाम देते हैं, लेकिन उनके लिए, आपके लिए इसके लिए जो नाम होगा वो है ओवल। तो ओवल आप देखेंगे, इसको जब आप हाफ टर्न पे लेंगे, यानी हाफ टर्न पे लेंगे, तो हाफ टर्न पे लेने के बाद ये बिल्कुल आपको वैसा ही नजर आएगा। इसी तरीके से और एक हाफ टर्न लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। तो इस तरीके से जो ओवल है, ओवल भी हाफ टर्न पर वैसा ही नजर आता है, वैसा ही दिखता है जैसा ये पहले होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, हमारे पास और एक शेप है जिसको हम, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम रामबस कहते हैं। तो रामबस को भी अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे जैसे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा ये पहले था। तो बहुत सारे शेप से हमारे पास, अगर हम परलोग्राम की बात करेंगे, एक फिगर है परलोग्राम। परलोग्राम के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी अभी, लेकिन आप आगे जाके सीखेंगे इसमें। तो परलोग्राम भी एक ऐसी फिगर है जिसको आप हाफ टर्न पे लेंगे, बिल्कुल ये वैसी की वैसी ही आपको नजर आएगी। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पहली ही पोजीशन पे थी।
तो इस तरीके से जो अब क्या सीखा हमने, द ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम, विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। आफ्टर हाफ वी कैन राइट 1/2 टर्न, 1/2 टर्न के बाद। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल भी हाफ टर्न के बाद वैसा ही नजर आया। इसी तरीके से हमारे पास सर्कल भी था, सर्कल किसी भी टर्न पे तो हाफ टर्न पे भी बिल्कुल वैसा ही है। तो पैरेललोग्राम के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। और इलिप्स या जिसको हम ओवल, ओवल भी हाफ टर्न पे वैसा ही नजर आ रहा है। तो आपका क्या काम बन रहा है यहां पे, आप इस वक्त घर पे जब अगर बैठे हो तो आप अपने घर में देखिए, जितने भी आपके घर में आइटम्स मौजूद है, आप देखिए उनमें से कौन कौन से आइटम है जिनको आप हाफ टर्न लेके, हाफ टर्न करके वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 4 विंग फैन होगा, क्योंकि हमारे पास यूजुअली 3 विंग फैन होते हैं, लेकिन कभी कभी 4 विंग फैन भी होता है। 4 विंग फैन को अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे, बिल्कुल वो वैसा ही आपको नजर आएगा जैसे वो पहली पोजीशन पे होगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट तैयार कीजिए उन आइटम्स का जो आपके घर में मौजूद है या जिनके बारे में आपको जानकारी है कि जिनको आप हाफ टर्न करके वो बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते हैं। ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं 1/4 टर्न पर, यानी 1/4 टर्न यानी एक कंप्लीट टर्न का चौथा हिस्सा। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिनको अगर हम एक कंप्लीट टर्न का चौथा टर्न यानी उसका 1/4 टर्न पे लेंगे तो वो हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते। मिसाल के तौर पर एक फिगर मेरे पास है, आपको नजर आ रही होगी, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स बराबर होते हैं और 4 के 4 एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये एक 4 साइडेड फिगर है यानी स्क्वायर। अगर इसको मैं 1/4 टर्न पे रोटेट करूं, चाहे आप लेफ्ट टर्न रोटेट कीजिए या राइट रोटेट कीजिए, जैसे इसको ये हो गया इसका 1/4, तो 1/4 पे बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है जैसा ये इनिशियल पोजीशन पे था। अगर और भी आप ट्राई करेंगे और भी आप इसको 1/4 पे लीजिए तो बिल्कुल ये स्क्वायर ही नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे ये पहले था, इसमें कोई शेप चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये जो स्क्वायर है इट लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है ये पता करने में कि वेदर दिस स्क्वायर लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्म आर नॉट, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक तरीका मैं आपको बताऊं, वो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप ऐसा करेंगे, आप एक स्क्वायर कार्डबोर्ड से आप एक स्क्वायर कट करेंगे, तो फिर आप अपनी कॉपी पे या किसी भी पेपर पे इसको आप रखकर उसकी आउटलाइनिंग आप कीजिए। इस तरीके से आप इसको आउटलाइनिंग कीजिए। तो आउटलाइनिंग करने के बाद इसको आप जैसे यहां पे इसको आप रोटेट कीजिए, रोटेट यानी एक बार रोटेट कीजिए, तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इसने 1/4 रोटेशन यानी एक पूरी कंप्लीट रोटेशन का चौथा रोटेट करके, चौथा हिस्सा रोटेट करके ये बिल्कुल उसने वही पोजीशन कवर की जो उसने पहले ही की थी। तो इस तरीके से हम कहेंगे स्क्वायर इज द ऑब्जेक्ट विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मेरे पास एक पिक्चर यहां पे है, ये आपको नजर आ रही होगी, दिस इज अ 4 विंग फैन। यानी हमारे पास जो मैंने अभी कहा आपको, कुछ फैन होते हैं हमारे पास जिनमें 3 विंग्स होते हैं, कुछ फैन्स होते हैं हमारे पास जो 4 विंग्स वाले होते हैं, कुछ 5 विंग्स वाले भी होते हैं। लेकिन ये 4 विंग फैन की एक पिक्चर है। तो इसको अगर आप 1/4 टर्न पे लेंगे, जैसे 1/4 टर्न पे आप इसको ऐसे लेंगे, बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा होगा जैसा ये पहले था। अगर और भी आप चलो और एक टर्न लेंगे, यहां पे लेफ्ट या राइट टर्न हम लेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो 4 विंग फैन है, तो 4 विंग फैन लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न आल्सो। सो अगर हम देखेंगे इसके बाद और एक पिक्चर मेरे पास है, तो उस पिक्चर को आप देख लीजिएगा गौर से। ये कुछ एरोज है, 4 एरोज है, तो 4 एरोज उस सूरत में बनाए गए हैं। अगर इनको हम 1/4 टर्न पे लेंगे, चलो इस वक्त आप लेफ्ट टर्न देख रहे होंगे, ये लेफ्ट टर्न है, तो लेफ्ट टर्न पे मैंने इसको लिया है।
ये 1/4 टर्न पे बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होगा। अगर फिर भी हम 1/4 टर्न पे लेंगे इसको, बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा होगा। या हम राइट टर्न लेंगे इसको तो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये शेप हमारे पास जो है ये भी 4th टर्न पे यानी 1/4 टर्न पे बिल्कुल सेम नजर आ रही है, जिस तरीके से ये बिल्कुल आ रही है। तो इसी तरीके से और एक फिगर मेरे पास है, जैसे ये आप सबको पता है, ये प्लस साइन है। प्लस साइन है, बिल्कुल थोड़ी बोल्ड बनी हुई है। तो प्लस साइन भी एक ऐसी साइन है जिसको आप 1/4 टर्न पे लेंगे तो 1/4 टर्न पे लेने के बाद ये बिल्कुल प्लस ही रहेगी, बिल्कुल यानी वैसे ही नजर आएगी। तो इसी तरीके से अगर आप माइनस साइन भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी देंगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, उसको भी आप 1/4 टर्न पे लेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी जैसे पहले ये इनिशियल पोजीशन पे दिख रही है। तो क्या इसे सीखा है? अब हमने सीखा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो 1/4 विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो अब आपका क्या काम है? आप बिल्कुल अपने घर में या अपने उन चीजों के बारे में जांच कीजिए, तलाश कीजिए जो 1/4 टर्न पे बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं जैसे वो पहले नजर आ रहे हैं। तो आप उनका एक लिस्ट बनाए, जिस तरीके से आपने 1/2 टर्न पे जो सेम नजर आ रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाया, उसी तरीके से 1/4 टर्न पे जो ऑब्जेक्ट सेम नजर आ रहे हैं, लुक हो रहे हैं, तो उनका भी एक लिस्ट बनाइए। आप साथ साथ जो भी आपको चीजें मिल रही हैं उनका भी आप लिस्ट बनाइए। तो इसी तरीके से और एक चीजें हमारे पास। अब अगर हम देखेंगे 1/3 टर्न, 1/3 टर्न के बाद यानी कभी हम 1/3 यानी कंप्लीट टर्न का तीसरा हिस्सा यानी 1/3 टर्न के बाद कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल वो वैसे ही नजर आते हैं। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आपने देखा होगा ये जैसे ट्रायंगल बिल्कुल, लेकिन ये स्पेशल ट्रायंगल है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको इस बारे में पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 3 साइड्स बराबर होते हैं एंड 3 एंगल्स जो इसके होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी हर कोई एंगल जो इसका होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम इसको 1/3 रोटेशन पे लेंगे यानी इफ वी रोटेट इट बाय 1/3 पोजीशन एट 1/3 पोजीशन, सो इट विल लुक सेम एज इट लुक्स दिस टाइम। यानी अगर इस ट्रायंगल को हम 1/3, तो 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है क्योंकि इसमें तीन वर्टिसेस है, तो यहां पर ये वर्टेक्स है, इसको आप यहां लीजिए ऐसे इस तरीके से, तो दिस इज 1/3 रोटेशन। तो बिल्कुल ये वैसी नजर आ रही है जैसे ये पहले ही थी। तो अगर फिर से आप चाहेंगे तो फिर से आप इसको 1/3 रोटेशन पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्या और कोई आइटम है जो 1/3 टर्न के बाद सेम नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखें यहां पे जो यूजुअली आपके घर में होता है, हमारे घर में होता है 3 विंग फैन। 3 विंग फैन जो हमारे घर में होता है, बिल्कुल अगर आप उसको 1/3 टर्न पे लेंगे चाहे राइट और लेफ्ट इट लुक सेम। क्लास के पहले मैंने कहा था कि ये पंखे किस तरीके से चलते हैं, उनमें बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, मोटर के जरिए, पावर के जरिए, लेकिन इनमें ये जो प्रॉपर्टी है, ये 3 विंग फैन में जो प्रॉपर्टी है यानी 1/3 रोटेशन पे बिल्कुल सेम लग रहा है, यही एक इसका वजह है कि ये यूनानियस में चल रहे हैं, ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। अगर ऐसा हो, अगर ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो, तब शायद ये इतना काम नहीं करेगा जितना ये काम इस वक्त कर रहा है। तो ये 3 विंग फैन है। तो 3 विंग फैन की जो पिक्चर है बिल्कुल इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, तो उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे। जैसे 1/3 के बारे में मैं आपको बताऊं, यहां पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये शेप जो नजर आ रही है आपको, इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल साइड्स है और 6 इक्वल एंगल्स भी है इसमें। तो इसको हम रेगुलर हेक्सागन भी कहते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन अगर देखेंगे, इसको हम 1/3 टर्न पे लेंगे, 1/3 टर्न होगी। अगर मैं इस कार्नर को ऐसे करूंगा तो ये दिस इज 1/3 टर्न।
तो 1/3 टर्न पे लेने के बाद बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है, यानी इट लुक सेम एज इट इज इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट भी 1/3 रोटेट यानी 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। इसमें और एक प्रॉपर्टी है, अगर आप देखेंगे ये 1/6 टर्न के बाद भी बिल्कुल सेम नजर आएगा। 1/6 टर्न का मतलब है अगर ये वर्टेक्स ऊपर की साइड है, इसको हम यहां लाएंगे और ये ऊपर, जिसमें 1/6 टर्न, इसमें ये और एक प्रॉपर्टी है, लेकिन 1/3 टर्न पे भी बिल्कुल ये सेम नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स होंगे जिनको आपके घर में होंगे या आपने उनके बारे में जानना होगा, आपको पता होगा उनके बारे में, तो उनका एक लिस्ट आप बनाए जो 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1/5 टर्न के बाद, आप देखेंगे 1/5 टर्न के बाद आपको पास रेगुलर पेंटागन अगर होगा तो रेगुलर पेंटागन आप देखेंगे जरूर, ये रेगुलर पेंटागन है, ये 1/5 टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आएगा। तो कैसे आप करेंगे, इसी तरीके से आप इसको यहां बोर्ड पे रख लीजिए, तो इसको आउटलाइन कीजिए आप, आउटलाइन के बाद इसको आप एक थोड़ी टर्न कीजिए यहां पे, यानी एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स की पोजीशन तक लाइए आप इसको, तो उस तरीके से ये 1/5 टर्न पे आएगा और इट विल लुक सेम एज इट वाज इट इज इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से ये है, यानी हमने जानकारी हासिल की है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो 1/2 या 1/4 या 1/3 या 1/5 या समटाइम्स 1/6 टर्न के बाद सेम नजर आ रहे हैं, और इनका लिस्ट भी आप तैयार इस वक्त आप कर रहे होंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हैं जो जिनमें ये प्रॉपर्टीज है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपको पता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप नोट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. Let me write 0 here. So these are 10 digits, इनको हम डिजिट्स कहेंगे या नंबर्स भी हम कहेंगे इनको। तो इनमें से कौन सा हाफ टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, उस पर आप चेक कीजिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, इसमें अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 1 तो ये बिल्कुल हाफ टर्न के बाद 1 ही दिखेगा। तो अगर आप ऐसे 0 लिख रहे हैं तो बिल्कुल यानी 0 गोल सर्किल की तरह, तो ये हाफ टर्न के बाद बिल्कुल 0 ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप 6 पे देखेंगे, 6 पे आप ऐसे लिख रहे हैं 6, जब इसको हाफ टर्न पे आप लेंगे इसको तो इट विल लुक 9, ये आपको 9 लगेगा। और अगर आप 9 ऐसे लिख रहे हैं तो 9 को जब आप हाफ टर्न पे लेंगे तो ये आपको 6 नजर आएगा। जैसे यहां पे मेरे पास एक चार्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसमें 10 जो डिजिट्स है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो आप देखिए इसको मैं इस पूरे शीट को ही रोटेट कर रहा हूं, हाफ टर्न पे रोटेट कर रहा हूं, जैसे इस तरीके से लेफ्ट रोटेट किया मैंने, या राइट आप कहेंगे कोई बात नहीं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से डिजिट है जो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहे। जैसे यहां पे था 0, तो ये बिल्कुल 0 भी है, अभी भी 0 नजर आ रहा है। तो 1 भी वैसा ही है, अगर 1 हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट डालेंगे उस तरीके से, तो तब फिर 1 बिल्कुल ये हाफ टर्न पे बिल्कुल 1 ही नजर आएगा। तो 2 बिल्कुल भी वैसा नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन ये 9 था, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ये आखिर पे 9 है, क्योंकि आप ऐसे देखिए ये असल में 9 है। तो 9 को जब आपने टर्न किया तो ये 6 बन गया। तो इस तरीके से 8 भी है हमारे पास। तो 8 इस वक्त भी 8 है हाफ टर्न के बाद, और पहले भी 8 ही था। तो इसका मतलब है ये 8 लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न आल्सो। बट 9 यहां पे जो है ये पहले 6 था। आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए, ये पहले 6 था लेकिन अब ये 9 हाफ टर्न के बाद 9। तो ये कुछ डिजिट्स है, जैसे 8 भी यहां पे लिखा हमने, तो ये कुछ डिजिट्स है 1 8 एंड 0। ये हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे ये पहले होते हैं, यानी 1 1 ही होता है, 8 8 ही होता है और 0 0 ही होता है। लेकिन जो 6 और 9 होता है इनमें आपस में इंटरचेंज होता है, जैसे 6 9 बनता है और 9 फिर 6 बनता है। तो इस तरीके से हमने सिंगल डिजिट नंबर्स जो हमारे पास है, ये सिंगल डिजिट नंबर्स है, इनमें कौन कौन सा नंबर जो हाफ टर्न के बाद सेम नजर आ रहा है उस बारे में जानकारी हासिल की है। तो अब हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर्स के ओर। हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स भी होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स में से कौन कौन से नंबर है जो बिल्कुल
हाफ टर्न के बाद वही नंबर रहेंगे जो वो पहले है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 1 1, अगर इसको आप हाफ टर्न पे लेंगे, 1 1 को आप हाफ टर्न पे लेंगे, ये बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा 1 को हाफ टर्न पे लेने के बाद वो फिर 1 ही होता है। तो इस तरीके से जब 1 को हाफ टर्न पे लेंगे आप, ये आप खुद कीजिएगा, आप एक पेपर पे इसको बनाइएगा और फिर उसको हाफ टर्न पे लीजिएगा, तो हाफ टर्न के बाद आपको ये 11 ही नजर आएगा। तो इसी तरीके से अगर यहां पे और एक मैं बना रहा हूं 88 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 88 को जब बिल्कुल आप ड्रा कीजिएगा, इसको आप रोटेट कीजिएगा, हाफ टर्न पे आप इसको हाफ टर्न पे लीजिएगा इसको, तो हाफ टर्न के बाद ये फिर भी आपको 88 ही नजर आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे शायद 2 डिजिट नंबर्स में यही 2 डिजिट है हमारे पास जो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वही होते हैं जो पहले होते हैं। लेकिन अगर आप 66 की बात करेंगे तो 66 को जब आप हाफ टर्न पे लेंगे, चाहे राइट हाफ टर्न पे या लेफ्ट हाफ टर्न पे, इट विल लुक 99, ये आपको 99 नजर आएगा। एंड सिमिलरली इफ यू टेक 99 एंड यू टेक 99 टू इट्स हाफ टर्न, इट विल लुक 66, ये आपको 66 नजर आएगा। तो इस तरीके से these are the 2 digit numbers, only I think only the 2 digit 2 numbers which look same after half a turn। तो अगर हो भी सकता है कोई और भी है तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आपके पास 1 to 2 डिजिट नंबर्स 10 to 99 तक जितने भी नंबर्स है उनको आप ट्राई कीजिएगा, उनमें से हाफ टर्न के बाद कौन सा नंबर बिल्कुल वो सेम रहता है। तो उसके बाद हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर्स के ओर। 3 डिजिट नंबर्स, जैसे 3 डिजिट नंबर्स होता है, जैसे मैं कहूंगा 100, यहां पे लिखूंगा 100, आपको पता है 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, यानी इसमें 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर है जो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है आफ्टर हाफ अ टर्न। आप सबसे पहले देखिए 111, पहला नंबर 111, इसको आप हाफ टर्न पे लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा ये इस वक्त है, यानी 111 ही रहेगा तब भी। तो अगर आप इसको आप ट्राई कीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या ये है, ये हाफ टर्न पे 220 रहेगा या और कुछ, लेकिन इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल हाफ टर्न पे 111 ही रहेगा। तो इसके बाद आप इसी तरीके से इन नंबर्स को आप ट्राई कीजिए, 444 को आप ट्राई कीजिए। लेकिन उसके बाद जब आप 8 पर पहुंचेंगे 888, तो दिस इज बिल्कुल, यानी ये वो नंबर है जिसको आप हाफ टर्न के बाद ये बिल्कुल 888 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगी। तो क्या और कोई नंबर हो सकता है? और भी अगर मैं लिखूंगा यहां पे 101, अगर हम 1 सिंपली एक वर्टिकल, मैंने कहा पहले, अगर वर्टिकल लाइन आप लिखेंगे 1, वरना अगर आप ऐसे 1 लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो हो सकता है फिर जब आप इसका हाफ टर्न पे लेंगे तो तब ये आपको 1 नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप सिंपली एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट की तरह आप 1 लिखेंगे तो उस सूरत में आपके पास जो है ये क्या कहते हैं इसको, 1 फिर हाफ टर्न के बाद 1 नजर आएगा। तो 101 जो है, 101 भी हाफ टर्न के बाद ये बिल्कुल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स भी है। अगर आप देखेंगे अल्फाबेट भी है हमारे पास कुछ, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख लीजिएगा, ये इसको हम एक्स कहते हैं, ये एक्स है। तो एक्स को अगर आप हाफ टर्न पे लेंगे ये फिर भी एक्स ही रहेगा, चाहे आप राइट हाफ टर्न पे लो चाहे लेफ्ट हाफ टर्न पे लो, ये बिल्कुल एक्स ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एच के बारे में आप देखें तो एच भी एक लेटर है, अल्फाबेट है, तो इसको अभी हाफ टर्न पे लीजिए तो बिल्कुल ये एच ही नजर आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ओ पे देखेंगे, ओ एक लेटर है, तो ओ को आप हाफ टर्न पे लीजिएगा, बिल्कुल ये ओ ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे आप इस तरीके से ओ लिखेंगे या आप सर्कल ओ लिखेंगे, दोनों सूरत में हाफ टर्न पे ये बिल्कुल ओ ही रहेगा। तो अगर आप एन की बात करेंगे, इस वक्त ये आपको एन नजर आ रहा होगा, तो एन को आप हाफ टर्न पे लीजिएगा, क्या ये फिर भी एन नजर आ रहा है? बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त, इसको आप खुद जज कीजिए, क्या ये फिर भी एन रहा या और कुछ, तो उस बारे में बात कीजिए। इसी तरीके से अगर आप जेड के बारे में बात करेंगे तो जेड इज ए लेटर, इसको भी आप हाफ टर्न पे लीजिए, क्या ये जेड रहा? ये आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके पीछे हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये सही लग रहा है
तो बिल्कुल आप बताइए इसको। इसी तरीके से वन मोर लेटर इज देयर आई, तो आई को जब आप रोटेट करेंगे तो इट विल लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न एज वेल। तो अब आप जो बाकी लेटर्स है आपके पास बी भी होगा, आपके पास सी भी होगा, आपके पास डी भी, आपके पास ए भी। तो क्या इनको आप, अगर ये बी आपको इस वक्त लग रहा है तो इनको रोटेट करने के बाद क्या फिर भी बी लग रहा है? तो इस बारे में भी आप गौर कीजिए। जो भी लेटर्स है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड है, कैपिटल ए टू जेड है या स्मॉल भी आप ट्राई कीजिए, आप इनको एक चार्ट पे ड्रा कीजिए, फिर आप इनको टर्न कीजिए, हाफ टर्न पे लीजिए, तो आप देखिए हाफ टर्न के बाद कौन कौन से ऐसे लेटर्स है जो बिल्कुल आपको सेम नजर आ रहे हैं हाफ टर्न के बाद भी। तो अगर हम देखेंगे कुछ वर्ड्स भी हमारे पास है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स भी हमारे पास है। ये आपको क्या नजर आ रहा होगा? नून, NOON। अगर आप इसको हाफ टर्न पे लेंगे बिल्कुल ये तब भी नून रहा, इसमें कोई फर्क नहीं हुई है। तो इसका मतलब है दिस इज अ 4 लेटर वर्ड विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो सिमिलरली और एक वर्ड यहां पे है जिसमें एक चीज है, अगर आप M और W को एक ही मानेंगे, यानी M और W में कोई फर्क नहीं मानेंगे क्योंकि W कुछ एक साइड से चौड़ा होता है, तो उस सूरत में अगर आप कंसिडर करेंगे तो तब ये स्विम्स वर्ड जो है इसको भी हाफ टर्न के बाद आपको स्विम्स ही नजर आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे और एक वर्ड यहां पे MOW, तो MOW को आप हाफ टर्न पे लेंगे या ऐसे लेंगे हाफ टर्न पे तो फिर भी MOW ही रहेगा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे और एक वर्ड यहां पे SIS, तो SIS को अगर आप हाफ टर्न पे लेंगे तो बिल्कुल ये वैसा ही नजर आएगा, तो इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आखिर पे और एक वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बारे में आप खुद जानकारी हासिल कीजिए। तो ये है, ये आप लास्ट में मुझे बताइए क्या ये बिल्कुल जो इस वक्त वर्ड आपको नजर आ रहा है क्या हाफ टर्न के बाद वही है या नहीं? तो इस वक्त क्या आ रहा है आपको नजर, आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको हाफ टर्न पे ले रहा हूं, तो हाफ टर्न के बाद आप देखिए गौर से क्या वही नंबर, ये वही वर्ड रहा या नहीं रहा। तो इस तरीके से हमने आज रोटेशन यानी हाफ टर्न या 1/4 टर्न या 1/3 टर्न पे जो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल की है। असल में ये चैप्टर जो हमने आज इस बारे में जानकारी हासिल की है, आगे जब आप 7th क्लास में आएंगे तो 7th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा सिमेट्री। सिमेट्री में आपको ये चीजें बहुत मदद वहां पे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो कुछ मैंने बताया वो आप सीख चुके होंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum. Today our topic is sound and it is from class 8th. Subject is our science. Here, first of all, we shall discuss here how sound is produced. What is the process that leads to the production of sound? Is there any relation between the vibrations or vibrating bodies produce sound? आपने बहुत मर्तबा देखा होगा, if you will go into the kitchen and there is a plate, if you will make just like ऐसे इस प्लेट को करेंगे आप, वहां फिर आप अपना हाथ लगा लीजिए प्लेट के साथ, you will feel their vibrations. आप वहां पे vibrations फील करेंगे और उन vibrations के साथ साथ आप वहां पे साउंड भी फील करेंगे, और जो ही आप हाथ लगाएंगे vibrations बंद होंगी तो साउंड भी वहां पे बंद होगी, और उससे हमें यह पता चलता है actually these are vibrations that produce sound. Yes, vibrations are responsible for the production of sound. For this very assignment, I am giving you an activity. You go please through your textbook. On your textbook, there is activity 5.2 and activity 5.5 on page number 49 and page number 51. Now, the question is how sound is produced in human beings. मैं एक काम करता हूं, ऐसे यहां पे मैं अपना हाथ रखता हूं, then I will make a buzzing sound. आप भी ऐसा करेंगे. When you will place your hand here
and you will make a buzzing sound, you will feel certain vibrations here. How these vibrations come there? ये vibrations आती कहां से है? Actually यहां पे, हमारे यहां पे अंदर जो ट्रैकिया है, उस ट्रैकिया के अपर एंड पे एक हमारा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं larynx. This larynx is also called sound box or voice box जिसे हम बोलते हैं. This larynx is actually having, in between this larynx there are two flaps. When air comes from our lungs, जब lungs से air आता है तो through this slit, जो इन फ्लैप्स के बीच में, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, इन कॉर्ड्स के बीच में से जब एयर पास हो जाता है तो ये कॉर्ड्स वहां पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं. आप बोलेंगे नहीं कैसे हो सकता है? Here we will perform an activity. For example, this is our paper and we will fold this paper like this, and then we have to fold this paper in this way. जैसे मैंने बोला, जो हमारे vocal cords है, they are structured in this larynx in such a way a slit is formed between these two vocal cords. In the same way यहां पे भी हम एक slit बनाते हैं. फिर हम ऐसे इस पेपर को पकड़ेंगे, फिर यहां से हम जोर से इसमें हवा फूंकेंगे, यहां से साउंड आ गई. इन द सेम वे जब हमारे लंग्स से एयर आता है, जब हम बात करते हैं, तो जो ये वोकल कार्ड्स हमारे हैं वहां पे ये वाइब्रेट हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशंस वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. एज फार एज दिस हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स अभी तक सीखे. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और दूसरा पॉइंट, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में यहां पे एक जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स यहां पे है, और वॉइस बॉक्स बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं. वहां पे वोकल कार्ड्स है. उन वोकल कार्ड्स के बीच में जब हवा चली जाती है, हवा आ जाती है, तो वहां वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड. उसके बाद हम यहां पे देखेंगे, डज साउंड रिक्वायर मीडियम. क्या साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है? आपने सुना होगा जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं तो वहां पे वो एक दूसरे साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑन मून देयर इज नो एयर. वी कैन से देयर इज वैक्यूम. वहां पे एयर नहीं होता है जो एक मीडियम बनता ताकि ये साउंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती. इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं. ये मेरे हाथ में पेन है या मार्कर है, या आपके हाथ में अभी पेंसिल होगा. ये पेंसिल हम ऐसे हाथ में लेंगे, अपने कान के पास लेंगे, यहां पे इस पेंसिल को हम खुरचना स्टार्ट करेंगे. जो आप वहां पे बैठे हैं आपको ये साउंड नहीं सुनाई देती है, लेकिन मैं यहां पे पेंसिल को खुरचता हूं, लेकिन मेरे कान में यहां पे साउंड सुनाई देती है. यहां से हमें क्या पता चलता है? एक्चुअली दिस पेंसिल इट एक्ट्स एज ए मीडियम. यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है वो पहुंचते पहुंचते यहां मेरे कानों तक पहुंचती है. तो वहां से हमें यह भी पता चला दिस साउंड रिक्वायर्स मीडियम. विदाउट मीडियम साउंड डजंट प्रोपगेट. साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती है. आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक पे दी हुई है ऑन पेज नंबर 53. पेज नंबर 53 पे एक एक्टिविटी दी हुई है. यू कैन टेक ए बाथ टब. जो हमारे बाथरूम में टब होता है उसमें आप पानी लेंगे, फिर पानी के अंदर एक बेल लेंगे आप, या कोई 2 मेटल्स लेंगे जो आपस में आप स्ट्राइक करेंगे, फिर पानी के नजदीक अपना कान लेंगे. बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन कि आप जो पानी है वो आपके कान में न चला जाए. जब आप उन मेटल्स को वहां पे एक दूसरे का स्ट्राइक करेंगे, यू विल हियर साउंड. दैट वहां से हमें क्या पता चलता है? जो ये वाटर है वहां से भी साउंड प्रोपगेट होके हमारे कानों तक आ गई है. तो तीसरा पॉइंट हमें यहां पे पता चला कि साउंड जो है इट रिक्वायर्स मीडियम. विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट प्रोपगेट.
उसके बाद जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हमने ये डिस्कस किया है कि हम में साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अब हम डिस्कस करेंगे अब हम सुनते कैसे हैं, हाउ वी हियर, हाउ वी हियर, हम सुनते कैसे हैं। Actually, we know that we are having 5 sense organs, and among 5 sense organs, one of the most sense organ is our ear. It is because of this ear कि हम sounds को सुन सकते हैं, sounds को perceive कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? Actually जो हमारा ear होता है यहां पे ऐसे, पहले जब साउंड वाइब्रेशंस आती हैं वो यहां तक जो हमारा आउटसाइड ईयर होता है ये वाला, तो वहां पे साउंड वेव्स आके फिर यहां से, जिसे हम बोलते हैं ईयर कैनाल, इस ईयर कैनाल के थ्रू साउंड जो है वो यहां तक पहुंच जाती है। यहां पे हमारा ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम। अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर ऐसे हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर के ऊपर ऐसे हम कुछ चिपकाएंगे, बिल्कुल ऐसी ही बात यहां पे ईयर ड्रम की है। अभी तक यहां पे एक कैनाल था, लेकिन यहां पे इसके ऊपर यहां पे ऐसे बंद किया गया है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट इज अ वेरी डेलिकेट थिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम कुछ कान में डालते हैं तो हमें ज्यादा अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमारा ईयर ड्रम होता है वो डैमेज हो सकता है। अब जहां यहां साउंड वेव्स आ गई तो हमारा ईयर ड्रम यहां पे जो है, ये ईयर ड्रम वहां पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब ये वाइब्रेट हो जाता है तो ईयर ड्रम के पास में यहां पे एक बोन होती है, दिस बोन इज कॉल्ड हैमर। वाइब्रेशन पास हो जाती है, दिस जो हैमर बोन है वहां पे पास हो जाती है। तो हैमर के साथ यहां पे और एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं एनुअल। एनुअल के साथ यहां पे और एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं स्टर्न। पहले साउंड वेव्स आ गई, उन्होंने वाइब्रेट किया ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन पास ऑन हो गई to the bone that is called hammer, and from hammer it passes to sternum। कहां से पास हो जाती है? थ्रू एनुअल। और जब स्ट्रिप तक ये बोन पहुंच गई, यहां से फिर हमारा इनर ईयर जो है, इनर ईयर यहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो इनर ईयर में यहां पे एक लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज नोन एज कोक्लेयर। जब ये लिक्विड तक ये साउंड वेव्स पहुंच जाती है, दिस लिक्विड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जब ये लिक्विड वहां पे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, दिस लिक्विड इट पासेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाती है, यहां से एक नर्व जाती है, उस नर्व को हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। थ्रू दिस ऑडिटरी नर्व ये जो साउंड वेव्स होती है ये पास हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास हो जाते हैं हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन जो है दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सो दिस प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस वी आर एबल टू हियर थिंग्स। फिर एक बार बोलता हूं मैं, पहले साउंड वेव्स आ गई एयर से, थ्रू एयर कैनाल वो पहुंच गई ईयर ड्रम तक, उन्होंने वाइब्रेट किया ईयर ड्रम को, वहां से वाइब्रेशंस पास हो गई हैमर में, हैमर से एनुअल, स्टर्नुप, एंड स्टर्नुप से वहां जो इनर ईयर है वहां पे जो अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। वो लिक्विड उन वाइब्रेशंस को एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वहां पे पास ऑन करता है हमारे ब्रेन को। तो हमारे ब्रेन में क्या मिलता है? वहां पे सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो जाती है। इट इज एक्चुअली एयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, दिस साउंड इज एक्चुअली ऑल डीलिंग विद वाइब्रेशंस। एक्चुअली ये वाइब्रेशंस होती क्या है? वाइब्रेशन होती क्या है? एक्चुअली
आपने देखा होगा जब हम झूले पे बैठते हैं, फिर कोई झूले को धक्का मारता है, ये झूला पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन वहां पे हो जाती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा उसे हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन वाइब्रेशन, दैट ऑब्जेक्ट इज इन वाइब्रेटिंग मोशन, और उसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ये ज्यादा आराम से हम कैसे समझ सकते हैं? इफ देयर इज अ pendulum, we are having a simple pendulum with us. Pendulum means here is a bob and this there is a string. ये हमने यहां पे हुक के साथ यहां पे लटका दी है. This will form our pendulum. If this pendulum is in rest, we can say this position is its mean position. Now, if this pendulum will start back and forth motion, for example, this pendulum from this position A, it will go to the position B. Then it will come back to position A, then it will go to the position C. We can say that this pendulum is in vibrating motion, or we can say this pendulum is in oscillatory motion. अब यहाँ पे there are few terms related to this vibration. First term is that is time period. Time period. Time period किस चीज को हम बोलते हैं? I have told you that it is the position A, or we can say it is main position. जब ये main position से जाता है B तक, B से वापस आता है, these are extreme positions. B and C, these are extreme positions जहां तक ये जाता है. अगर ये यहां तक गया, वहां से वापस आ गया A पोजीशन तक, A पोजीशन से वापस आ गया C तक, C से फिर वापस आ गया A तक. जितना टाइम इसे लगता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक ऑसिलेशन होती क्या है? एक ऑसिलेशन होती है, अगर अभी ये मेन पोजीशन पे है तो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन बी से वापस ए तक, ए से सी तक, सी से वापस ए तक, हम बोलते हैं कि एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट की. फॉर एग्जाम्पल, इट इज आवर पेंडुलम, इट इज इन मेन पोजीशन. अभी ये इस एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वहां से वापस मेन पोजीशन तक, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, वहां से फिर मेन पोजीशन तक. हम बोलते हैं कि एक वाइब्रेशन और एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई. अब इसे इस एक ऑसिलेशन में या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम. सो वी कैन से द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट one complete oscillation or one complete vibration is called time period. और एक term जो इसके साथ related है, that is amplitude. What is amplitude? Amplitude actually means जब हम इस main position से देखते हैं extreme position तक, the maximum displacement between the main position and the extreme position, that is called amplitude. यानी यहां से यहां तक कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रादर, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. उसके बाद यहां पे आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स इफ वी आर हैविंग ए वाइब्रेटिंग बॉडी. For example, we are having here a simple pendulum. I have told you that time period is the time taken by the simple pendulum to complete one oscillation or complete one vibration. Now, अब ये कितनी vibrations करता है एक सेकंड में, कितनी vibrations कितने टाइम में करता है, उसे हम बोलते हैं frequency. और we can say, हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशंस करता है या कितनी ऑसिलेशंस करता है, दैट इज इट इज फ्रीक्वेंसी.
and its frequency is measured in hertz. We can say that the unit of frequency is hertz. hertz में हम इसको measure करते हैं. Time period is simply the time taken by any object to complete one oscillation. Amplitude is the maximum displacement from mean position to the extreme position, and frequency is the how many vibrations it will take in a particular time, or we can say in 1 second how many vibrations are taking place. That is called frequency. Now we shall discuss characteristics of sound. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी साउंड हमें बहुत अच्छी लगती है. कुछ लोगों की साउंड अकॉर्डिंग टू वी पीपल हम बोलते हैं कि इनकी साउंड ठीक नहीं है. ये साउंड क्वालिटी एक्चुअली डिपेंड किन चीजों पे करती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? देयर आर मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. वन इज loudness and another one is pitch. Loudness and pitch. Loudness is actually it is proportional to the square of amplitude. जैसा हम देखते हैं if we are having any musical instrument, उसके उन वायर्स को जब हम ऐसे छूते हैं, अगर हम उनको थोड़ा ही ऊपर लेते हैं तो साउंड कम आ जाती है. अगर हम ज्यादा ऊपर लेते हैं तो साउंड ज्यादा आ जाती है. वो कैसे होता है? यानी एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पोजीशन कम होगी, यानी एम्पलीट्यूड कम होगा, तो साउंड जो होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है, वो फेंट साउंड होती है. लेकिन जब मेन पोजीशन से इस वाइब्रेशन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, वो अगर ज्यादा होगी तो साउंड का जो लाउडनेस होती है वो ज्यादा होती है. जैसा हम देखते हैं व्हेन वी ब्रीथ, इसकी भी एक साउंड लाउडनेस होती है, लेकिन जो लाउडनेस होती है दैट इज अबाउट 30 डेसिबल्स, वो बहुत कम होती है. इन द सेम वे जब हम विस्परिंग करते हैं, किसी के कान के नजदीक मैंने कुछ बोला, उसने तो सुना लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे, वहां पे जो उसकी लाउडनेस होती है वो थोड़ी इससे ज्यादा होती है. दैट इज सॉरी, यहां पे जो होती है यहां पे 10 डेसिबल्स होती है. जब हम विस्परिंग करते हैं वहां पे 30 डेसिबल्स होती है. अब जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ नॉर्मली बात करते हैं, वो हमें सुनता है, हम उसको सुनते हैं, वहां पे जो लाउडनेस होती है वो लाउडनेस होती है अबाउट 60 डेसिबल्स. तो उसके बाद अब अगर हम बिजी ट्रैफिक में हैं या उसके बाद किसी फैक्ट्री के पास होते हैं, वहां पे लाउडनेस ज्यादा होती है, हम बोलते हैं कि यहां पे नॉइज पोल्यूशन है. वहां पे लाउडनेस 80 डेसिबल्स तक हो सकती है, 70 डेसिबल्स तक हो सकती है, या मोर देन 80 डेसिबल्स वहां पे लाउडनेस उसकी हो सकती है. It is about loudness. Now the other characteristics of this sound, that is pitch. अगर हम देखेंगे, हम फ्लूट लाएंगे, जब हम फ्लूट को बजाते हैं या विसल हमारे पास होती है, वहां पे जो उसकी साउंड होती है वो श्रिलिंग साउंड होती है. वहां पे एक साउंड में श्रिल सा होता है. और अगर हम देखेंगे ऐसी कोई साउंड, फॉर एग्जाम्पल जब लॉइन रोर करता है तो उसमें उतना श्रिल नहीं होता है. वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन पिच ऑफ द साउंड. एक्चुअली व्हाट इज दिस पिच? ये पिच होता क्या है? दिस पिच इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. जो अभी हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी, हमने बोला देयर आर वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. और फ्रीक्वेंसी होती क्या है एक्चुअली? आई विल रिपीट, फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस या कितनी ऑसिलेशंस हुई, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट
वाइब्रेशन। अब यहां पे बात हो रही है पिच की। if the frequency of any sound vibration is more, if the frequency is more, there will be more shrilling, or we can say the sound will be more shrilled. जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वहां पिच भी ज्यादा होता है, और जहां पे फ्रीक्वेंसी कम होती है वहां पे उसमें श्रिल भी ज्यादा होता है, और जो श्रिल होता है वो कम होता है, और उसका जो पिच होता है पिच भी ऑटोमेटिकली कम होता है। वी कैन कंक्लूड कि pitch depends on frequency. If there will be more frequency in the sound vibration, pitch is more. If there will be less frequency in the sound vibration, pitch will be less. It is about the characteristics of this sound. After that, we are going to discuss audible and inaudible sounds. आपको शायद पता नहीं होगा कि बहुत सारी ऐसी साउंड्स हमारे इर्द गिर्द होती है लेकिन हम वो सुन नहीं पाते हैं। उसके दो रीजंस हैं, या तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या बहुत ज्यादा होती है, या जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। यूजुअली जो हम देखते हैं जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज अप टू 20 डेसिबल्स होती है, up to 20 decibels, or we can say those sounds which are having frequency less than 20 decibels, ये sounds हम नहीं सुन पाते हैं। We are not able to hear these sounds. इसके साथ साथ ऐसी frequencies जिनकी 20,000 से ज्यादा होती है, 20,000 से ज्यादा होती है, वो भी inaudible होती है। और we can say those sounds which are in the range of 20 to 20,000 hertz, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है बस इतनी ही साउंड्स हम सुन पाते हैं। If there will be sounds which are having frequency less than 20, we are not able to hear. अगर more than 2000 hertz होगी वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उनके पास वो डॉग्स होते हैं, वो डॉग्स वो ऐसी साउंड्स भी रिसीव करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो 20 हर्ट्ज से जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो फ्रीक्वेंसी भी परसीव कर सकते हैं, वो उन साउंड्स को भी सुन सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं those sounds which are having frequencies from 20 to 20,000 hertz, those are audible sounds. These sounds are audible sounds. अब अगर ऐसी साउंड्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, those sounds are inaudible. So in this very class we discussed here vibrating bodies produce sound. जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। After that we discussed sound in human beings. It is produced by larynx. There is an organ that is called larynx because of the vocal cords which are present in the larynx. उनसे ये साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, जो उनमें सिलेक्ट होता है वहां से जब एयर पास होता है वहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। द थर्ड पॉइंट वी डिस्कस्ड हियर, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, यानी साउंड को प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम चाहे। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड हियर इन ह्यूमन बीइंग्स द organ that is responsible for hearing, that is ear, and we discussed in detail कैसे हम सुन पाते हैं when vibrations enter our ear. After that we discussed vibrations and oscillations. After that we discussed characteristics of sound, in which we discussed loudness and pitch, and at last we discussed audible and inaudible sounds. Thank you very much.